हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे सेक्शन 259 सीआरपीसी सेक्शन 236 पूर्व दोषसिद्धि प्रीवियस कन्विक्शन। ऐसे मामले में जिसमें धारा 234 की उपधारा 7 के अधीन पूर्व दोषसिद्धि का आरोप लगाया गया है। 234 की सेक्शन की सब सेक्शन 7 के तहत ये क्या है, ये सीआरपीसी 211 है जो कि आरोप को बताती है। आरोप की क्लोज 7 में बता रखा है कि पूर्व दोष सिद्धि है तो वो भी आरोप में लिखी जाएगी। ठीक है, तो पूर्व दोष सिद्धि का आरोप लगाया गया है और अभियुक्त ये स्वीकार नहीं करता कि आरोप में किए गए अभिकथन के अनुसार उससे पहले दोष सिद्ध किया गया था। ठीक है, आरोप में पूर्व दोष सिद्धि का आरोप लगाया गया, किंतु अभियुक्त यह स्वीकार नहीं करता कि उसे किसी मामले में पहले दोष सिद्ध किया गया है। न्यायाधीश उक्त अभियुक्त को धारा 252 या धारा 258 के अधीन दोष सिद्ध करने के पश्चात जहां 252 में किया दोष सिद्ध या जहां 252 में दोषी होने के अभिभाग पर किया गया और 258 में मामले को देखकर दोष सिद्ध किया गया, ऐसे करने के पश्चात अभिकथित दोष सिद्धि के बारे में पूर्व दोष सिद्धि के बारे में साक्ष्य लेगा और उसके बारे में अपना निष्कर्ष अभिलिखित करेगा। तो ये सेक्शन क्या कह रही है, जहाँ किसी अभियुक्त पर पूर्व दोष सिद्धि का कोई सा आरोप लगाया गया है और अभियुक्त उसे स्वीकार नहीं करता है तो वहाँ न्यायाधीश क्या करेगा, 252 और 258 में उसे दोष सिद्ध करने के पश्चात पूर्व दोष सिद्धि के बारे में साक्ष्य लेगा और उसके निष्कर्ष को अभिलिखित करेगा। बट प्रोवाइजो दे दिया कि परंतु जब तक अभियुक्त धारा 252 या 258 में दोष सिद्ध नहीं कर दिया जाता, जब तक उसे सेक्शन 252, 258 में दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता, तब तक न तो आरोप न्यायाधीश के द्वारा पढ़कर सुनाया जाएगा, न ही अभियुक्त से उस पर अभिवचन करने के लिए कहा जाएगा। तब तक उस पर ऐसा कोई आरोप न तो न्यायाधीश पढ़कर सुनाएगा और न ही अभियुक्त को अभिवचन करने के लिए कहा जाएगा और न ही पूर्व दोष सिद्धि का निर्देश अभियोजन के द्वारा किसी साक्ष्य में किया जाएगा कि अपने किसी एविडेंस में अभियोजन प्रोसिक्यूशन लेके आएगी, इससे देखो इस मामले में पहले से ही दोष सिद्ध किया गया है, तो ऐसा कोई साक्ष्य भी नहीं लाने दिया जाएगा। ये थी अपनी सेक्शन 259। आगे देखते हैं इस चैप्टर की लास्ट सेक्शन 260 सीआरपीसी सेक्शन 237 धारा 222 की उपधारा 2 के अधीन संस्थित मामलों में प्रक्रिया। 222 की उपधारा 2 में जो मामले संस्थित किए गए हैं, सेशन को सुपुर्द किए गए हैं, उनकी प्रक्रिया। तो धारा 222 की उपधारा 2 के अधीन क्या कह रही है सेक्शन 222, ये 222 तो अपनी मानहानि के लिए अभियोजन जो हम पढ़ के आए थे। तो धारा 222 की उपधारा 2 के अधीन मानहानि किसकी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, किसी संघ राज्य क्षेत्र के मंत्री की मानहानि के लिए के अधीन अपराध का संज्ञान करने वाला सेशन न्यायालय मामले का विचारण मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समक्ष पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित किए गए वारंट मामले की विचार की प्रक्रिया के अनुसार करेगा। तो जब भी मामला 222 के क्लोज सेकेंड से आया है जो कि मानहानि से संबंधित है, तो उसमें सेशन न्यायालय अपराध का संज्ञान कैसे करेगा, पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित वारंट मामले की तरह करेगा। फॉर द ट्रायल ऑफ वारंट केस इंस्टीट्यूट अदरवाइज देन द पुलिस रिपोर्ट। परंतु जब सेशन न्यायालय उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाए अन्यथा निर्देश नहीं देता, उस व्यक्ति के जिसके विरुद्ध अपराध किया गया है अभियोजन साक्षी के रूप में परीक्षा की जाएगी। जिस व्यक्ति के विरुद्ध कोई अपराध किया गया है तो उसकी परीक्षा किस रूप में की जाएगी, अभियोजन साक्षी के रूप में की जाएगी। क्लोज सेकेंड कह रहा है कि यदि विचारण में दोनों पक्षकार वांछा करते हैं, ऐसी इच्छा करते हैं और न्यायालय ऐसा करना ठीक समझता है, तो इस विचारण की प्रत्येक जो कार्यवाहियाँ हैं वो कैमरा इन ट्रायल होगी। ठीक है, बंद कमरे में की जाएगी। क्लोज 3 है इसका कि यदि किसी मामले में न्यायालय सब अभियुक्त को या उनमें से किसी को उन्मोचित या दोष सिद्ध कर देता है, किसी मामले में एक से अधिक अभियुक्त है, न्यायालय ने उन सभी को उन्मोचित कर दिया या किसी को दोष मुक्त कर दिया और इसकी ये राय है कि उनमें से किसी के विरुद्ध अभियोग चलाने का उचित कारण नहीं था। कारण क्या था कि इनके विरुद्ध कोई अभियोग नहीं चलाया जा सकता, तो वो उन्मोचन या दोष मुक्ति के अपने आदेश के द्वारा
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक से भिन्न उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध अपराध का किया जाना अभिकथित किया गया था, यह निर्देश देगा कि वह कारण दर्शित करे कि वह उस अभियुक्त को, जब ऐसे अभियुक्त एक से अधिक है तो उनमें प्रत्येक को प्रतिकर क्यों न दे। तो ये क्लोज कह रहा है कि जहाँ न्यायाधीश को ऐसा लगता है कि मामला ऐसा है कि अभियोग चलाने का कोई उचित आधार नहीं है, तो वह अभियुक्त या अभियुक्तों को उन्मोचित कर सकता है या उनमें से किसी को दोषमुक्त कर सकता है। अब जिनको उन्मोचित और दोषमुक्त किया गया है, उन व्यक्तियों को जिसके विरुद्ध ऐसा आरोप लगाया गया था, जिन्होंने लगाया था कि प्रस्तुत मामले में ये अभियुक्त है, भाई हम पीड़ित पार्टी हैं, तो उन पीड़ित पक्ष को यह निर्देश देगा कि वह ऐसे अभियुक्तों को, क्योंकि मामला सिद्ध ही नहीं हुआ, तो ऐसे अभियुक्तों को या उनमें से किसी को प्रतिकर क्यों नहीं दे, उनको प्रतिकर देना चाहिए, सिवाय उनको छोड़ के जो कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, किसी राज्य का राज्यपाल या संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक है, इनको छूटेगा। बाकी अगर कोई मामला ऐसा होता है जिसमें लगता है कि अभियुक्तों को एक तरीके से उनके लिए कोई उचित आधार नहीं बन रहा, उनकी भी एक तरीके से मानहानि हुई है, तब ऐसे को, जिस व्यक्ति ने उनके विरुद्ध आरोप लगाया है ना, उन्हें प्रतिकर देना होगा। क्लोज 4, इसका क्लोज 4 कह रहा है कि न्यायालय इस प्रकार निर्दिष्ट व्यक्ति के द्वारा दर्शित किसी कारण को लेखबद्ध करेगा और उस पर विचार करेगा यदि उसका समाधान हो जाता है कि अभियोग लगाने का कोई उचित कारण नहीं था। ठीक है, तो वह 5,000 रुपये से अनधिक इतनी रकम जितनी अवधारित करे प्रतिकर उस व्यक्ति द्वारा अभियुक्त को या उनमें से किसी को दिए जाने का निर्देश देगा। अब यहाँ रकम भी बता दी कि कितनी रकम तक का प्रतिकर दिया जाएगा। तो प्रतिकर जो है वो 5,000 रुपये या उससे अनधिक, उससे अधिक नहीं होने वाला। मिनिमम 5,000, मैक्सिमम, हाँ मिनिमम 5,000 तक हो सकता है, मिनिमम कितना भी हो सकता है, मैक्सिमम 5,000। ठीक है। क्लोज 5 इसका कह रहा है कि उपधारा 4 के अधीन अधिनिर्णित प्रतिकर ऐसे वसूल किया जाएगा मानो मजिस्ट्रेट के द्वारा जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। जुर्माना जिस प्रकार से अधिरोपित किया जाता है, जिस प्रकार से लिया जाता है, उसी प्रकार से ये प्रतिकर लिया जाएगा। उपधारा 4 के अधीन प्रतिकर देने के लिए जिस व्यक्ति को आदेश दिया गया है उसे ऐसे आदेश के कारण इस धारा के अधीन किए गए परिवाद के बारे में सिविल या दांडिक दायित्व से छूट नहीं होगी। जिसको ऐसे जिसे ऐसे प्रतिकर देने का आदेश दिया गया है जिस व्यक्ति को, तो उस व्यक्ति को इस परिवाद के बारे में, क्योंकि ये पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित है तो परिवाद ही है, किसी सिविल या दांडिक दायित्व से उसे छूट नहीं दी जाएगी। परंतु अभियुक्त व्यक्ति को इस धारा के अधीन दी गई कोई रकम उस मामले से संबंधित किसी सिविल वाद में उस व्यक्ति के लिए प्रतिकर के रूप में हिसाब में ली जा सकेगी। अगर एक ही व्यक्ति के विरुद्ध सिविल और दांडिक दोनों कार्यवाही चल रही हैं और दांडिक कार्यवाही में प्रतिकर दे दिया गया है, तो सिविल कार्यवाही में अगर प्रतिकर के लिए अगेन प्रतिकर दिया जाता है तो वो जो प्रतिकर की रकम है वो इसमें सेट ऑफ हो जाएगी, इसमें हिसाब में ले ली जाएगी सिविल कोर्ट के अंदर। ठीक है, सिविल कोर्ट में बाद में कोई डिसीजन आया और उसमें भी कोई प्रतिकर देना है तो वो रकम इसमें मर्ज हो जाएगी। इसका क्लोज 7 कह रहा है कि उपधारा 4 के अधीन प्रतिकर देने के लिए जिस व्यक्ति को आदेश दिया जाता है वो उस आदेश की अपील जहाँ तक प्रतिकर के समुदाय के संबंध में उच्च न्यायालय को कर सकता है। पीड़ित पार्टी को, परिवाद करने वाली पार्टी को प्रतिकर का आदेश दिया गया, तो ऐसी पार्टी अगर प्रतिकर नहीं देना चाहती तो हाईकोर्ट में आवेदन कर सकती है प्रतिकर के समुदाय के संबंध में अपील की जा सकती है। ठीक है। क्लोज 8 है कि जब किसी व्यक्ति को प्रतिकर दिए जाने का आदेश दिया जाता है तब उसे ऐसा प्रतिकर अपील करने की अनुज्ञात अवधि के बीत जाने से पूर्व या अपील पेश कर दी गई है तो अपील के विनिश्चित से पूर्व नहीं दिया जाएगा। अगर ऐसा कोई आदेश दिया गया प्रतिकर देने का और पर्टिकुलर व्यक्ति ने हाईकोर्ट में अपील कर दी, तो जब तक कि अपील करने का समय बीत नहीं गया हो उससे पहले, या अपील अगर कर दी गई है तो अपील पे कोई डिसीजन नहीं आ गया है, उससे पूर्व वो प्रतिकर नहीं देगा। उसके पश्चात जो डिसीजन आएगा उसे में ही वो प्रतिकर देगा। तो ये थी अपनी सेक्शन 260 सेशन कोर्ट सेशन ट्रायल आज कंप्लीट हुई।